असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। रेजिमेंट नंबर 55 रेजिमेंट के बहुत ज़्यादा बुरे हाल निकलसन ने किए। अब ये निकलसन के वहशी दरिंदे इन सैनिकों के पीछे लग पड़े थे। बीच रास्ते में उन्हें रोका, पकड़ा, काट डाला, फांसी दे दी। मैं ऐसे कहते हैं कि निकलसन 24 घंटे घोड़े से नीचे भी नहीं उतराता, तो वो लगातार उसके पीछे कर रहे थे। अब जो बच के भागे वो सरहद पार चले गए। हाँ, लेकिन सरहद पार यानी पहाड़ी के उस पार, वहाँ आता था कश्मीर। तो पहले तो वो सरहद पार जाते वक्त सरहद पे ही मोमिन के कबीले थे। हाँ, मोमिन के कबीले वालों ने उनको मार दिया काफिर समझ के क्या, काफिर ही थे। और सबसे बड़ा धोखा हम लोगों को मिला गुलाब सिंह, कश्मीर के महाराजा से। अब मित्रों बताइए, नाना साहब को इसने पत्र का जवाब देते वक्त खुद उसको आश्वासन दिया था, जबान दी थी कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। और इतना ही नहीं, उसने हुंडी भी लखनऊ के साहूकार को भेजी थी। यानी पैसा और सैन्य दोनों स्तर पर गुलाब सिंह ने आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ हूं। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ जब 55 रेजिमेंट के बचे कुचे जितने भी दुर्भागी हमारे राष्ट्रवीर हैं, वो गुलाब सिंह के आश्रय में निकल गए। उनको लगा कि भाई यहाँ पे गुलाब सिंह हमें आश्रय दे देगा, लेकिन गुलाब सिंह ने इन्हें राज्य में घुसने से ही मना कर दिया। अच्छा, इतने यहाँ तक गुलाब सिंह रुकता तो चलो हम मान भी लेते कि हाँ ठीक है भाई, उसको बवाल नहीं चाहिए था अपने राज्य में, तो उसने मना कर दिया। लेकिन ये स्वार्थी, निर्लज्ज, नालायक गुलाब सिंह यहाँ तक नहीं रुका। इसने ये जो जितनी भी ये वारदात घटना हुई थी, ये कंपनी सरकार को इत्यम भूत बता डाली। तो क्या था 55, वैसे बताऊं, 55 रेजिमेंट वालों ने एक भी अंग्रेज को नहीं मारा था, लेकिन अंग्रेजों ने कम से कम 1000 से ज्यादा, और ये आंकड़ा जो मित्रों दिया है ना, ये आंकड़ा गोरे लेखकों ने ही हमें बताया है कि कम से कम 1000 से ज्यादा सैनिकों को इन लोगों ने काट डाला, फांसी पे चढ़ाया। अब ये देख के, वैसे जॉन लगातार सैनिकों से बंदूकें छीन ही रहा था, चाहे वो वजीरिस्तान हो, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो जिसमें आज का खैबर पख्तूनख्वा आता है। सिंध में उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिंध में कोई राजा था ही नहीं, सब थे ज़मींदार। और राजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा कारोबार सिंध में अपने हाथ ले लिया था। हम समझ सकते हैं सभी धर्मांतरित जितने भी ये मोमिन बने हुए हैं ना, इनको सूफी मुल्ले के पीछे इन इस्लामियों ने लगा लिया था। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई आका कौन है। उनको क्या चाहिए था? आका चाहिए था। आज की क्या परिस्थिति है पाकिस्तान की हम देखते हैं।
उनको आका चाहिए, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो, कभी कभार फिर तुर्की को बना देते हैं, सऊदी तो उनका बाप है ही पहले से। उन लोगों को उनमें नेतृत्व करने की क्षमता पोर्कियों में नहीं है। ये क्यों है? ये बार बार 1000 साल का ये इतिहास है, वो देख ही नहीं सकते। तो सिंध में कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वो पाकिस्तान की अगर आप इतिहास की पुस्तकें देखें तो वो कोई सिंधी है धर्मांतरित मोमिन, उसको वो बता देते ये एकमात्र घटना है 1857 के स्वातंत्र युद्ध में सिंध में कोई अकेला खड़ा हुआ है। बाद में लियाकत अली वगैरह 2-4 लोग हैं, और एक फिर वो अफरीदी कबीले वाला, ये हमारा जो शाहिद अफरीदी का कबीला है ना। वैसे मेरे मित्रों, अभी विषय निकला है, मुझे याद आया, ये तो पहले से खाना बदोश कबीला ही था, इसलिए मैंने वो फोटो पे ऊपर लिखा है खानदानी डकैत अफरीदी। 1857 के 11 मई में जब हमने पूरी दिल्ली आज़ाद की थी तो 200 अफरीदी कबीले वाले दिल्ली में सिर्फ लूटपाट के लिए घुस के आए थे। यही उन्होंने 1948 में कश्मीर में भी किया। कश्मीर में पाकिस्तान ने इसी अफरीदी कबीले को भेजे थे। वो शहीद अफरीदी कहता है ना, मेरे मेरे दद्दा कोई, या दद्दा का बाप या मेरा दद्दा 1948 में नेतृत्व करके वहाँ कश्मीर में घुसा था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहाँ शांति थी। पंजाब में जॉन लगातार सैनिकों से बंदूकें छीन रहा था। जालंधर दुआब के जो सैनिक थे ये इससे बहुत आग बबूला हो गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वहाँ नजदीक के गांव पिलहुर के सैनिकों ने एक सबसे अप्रतिम काम किया। क्या किया? धैर्य और संयम का उन्होंने परिचय दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक शांत तो वो बैठे रहे। रोज परेड होती थी, रोज सैनिक आते थे, हंसते खेलते निकल जाते थे। अंग्रेजों के नानी को पता नहीं था कि पिलहुर के सैनिकों के मन में क्या है। बिल्कुल शांत बैठे थे। ये उनका नाटक सफल रहा उस दिनों में। अब दिल्ली में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो बंदी बने थे ना, उसमें से 2-4 जो बंदी थे उन्होंने अपना मुंह जज के सामने खोल दिया जब वो बंदी बनाए गए। उनमें से एक ने बताया था कि ये जालंधर दुआब और पिलहुर के सैनिकों ने एक संयुक्त योजना बनाई थी। और ये योजना क्या थी? जालंधर से एक टुकड़ी होशियारपुर वहां जाएगी। होशियारपुर में 33 रेजिमेंट थी, वहाँ 33 रेजिमेंट से ये जाके मिलेगी। बाद में ये दोनों मिलके वहाँ होशियारपुर में विरोध शुरू करेंगे। वहाँ जीत के बाद वो दोनों और होशियारपुर के हमारे राष्ट्रवीर, ये तीनों मिलके पिलहुर के 3री रेजिमेंट से मिलेंगे। वहाँ से ये फिरंगी को मात देंगे वहाँ पिलहुर में, और ये सभी रेजिमेंट, ये बेसिक 3 जो रेजिमेंट है, ये फिर दिल्ली की ओर आएगी। ये पूरी योजना थी। अब यही समय था, उसी समय ये एंसन ने, जो मैंने कहा ना अंबाला में सीज ट्रेन बनाई थी, वो नाभा के राजा ने 7 या 8 जून 7 जून शायद 6 जून तक नाभा के राजा ने अलीपुर पहुंचा दी थी अंबाला से। अब 9 जून की तारीख इन पंजाबी हमारे राष्ट्रवीरों ने निहत कर दी थी। अब उस योजना के तहत 9 जून की योजना के तहत जालंधर के क्वींस रेजिमेंट के जो मेजर है उसके घर को शाम को आग लगा दी गई। अब ये आग लगा देने का ये था सिग्नल। तुरंत जालंधर के जितने भी हमारे राष्ट्रवीर थे, हाँ, वो पहले आप उनकी सहिष्णुता देखो। पूरा जालंधर शहर इन्होंने अपने हाथ में कर लिया। सभी अंग्रेज अफसरों को इन्होंने भगाया, काटा नहीं। आगे सुनो, ये अंग्रेजी जितने भी अफसर जालंधर में थे, ये 2-4 घंटे में सब छिप गए या भाग गए। इन लोगों ने
जो हमारे राष्ट्रवीर थे जालंधर के, उन्होंने जालंधर शहर में सिर्फ एक गोरा मारा और वो था एडजुटेंट बादशाह। इस बादशाह को अकेले को गोली मारी। जैसे मैंने कहा ना, वो चेस्टर मर गया बादली का बादली सराय के युद्ध में, वो भी एडजुटेंट था लेकिन दिल्ली का था। ये एडजुटेंट था, ये जालंधर का था। ये बादशाह को उन्होंने गोली मारी। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत क्रूर आत्मा और अत्याचारी और अत्यंत नस्लभेदी था। बाकी जितने भी अंग्रेज अफसर जालंधर में उनको मिले, जो अफसर पूर्व में हमारे राष्ट्रवीरों का सम्मान किया करते थे, उन पर विश्वास दिखाया करते थे, जिन्होंने अब ये जॉन लॉरेंस को एक झूठी रिपोर्ट भी भेजी थी कि यहाँ सब शांत है, अब उन सबको हमारे राष्ट्रवीरों ने हंसते हंसते जीवन दान दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। फिर क्या किया? जालंधर के सैनिकों ने पिलहर को एक घुड़सवार भेज दिया। अब जैसे घुड़सवार पिलहर पहुंचा तो सिग्नल मिल गया पिलहर वाले को, तो पिलहर वाले सब सैनिक खड़े हो गए। सब काम योजनाबद्ध तरीके से मित्र हो रहा था। अब योजना क्या थी? अब इनको जालंधर और पिलहर वालों को एक साथ आना था। वैसे पिलहर और जालंधर, अब दोनों शहरों में पूरा का पूरा हलचल मची हुई थी, अंधाधुंध मचा हुआ था। अपना घर जल रहे थे, सारे लोग सड़कों पे थे, अंग्रेज भाग रहे थे यहाँ से वहाँ। पूरा अंग्रेज, दोनों शहरों का अंग्रेज बौखलाया था। उसके पहले 5-6 घंटे तो खुद की जान बचाने में ही उसके 5-6 घंटे निकल गए। अब उस 5-6 घंटे के बाद में वो और उसका परिवार, वो थोड़ा सा कहीं सुरक्षित महसूस करने लगे। तो उसके बाद में फिर वो अपना गोला बारूद और बंदूकें और अपना जितना भी बचा हुआ सैन्य थे, यूरोपियन तोपखाना था, उनको इकट्ठा करने में लगे। तब तक हमारे ये जालंधर के वीर पिलहर पहुंच भी चुके थे। मैंने जैसे कहा कि योजना तो वही थी। अब दोनों एक साथ जब आ गए तो हर एक के स्वतंत्र वीरों के आंख में आंसू थे, विश्वास था उन्हें। हर एक दूसरे को, आमने सामने वाले को विश्वास दे रहा था, अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली दूर नहीं है। वैसे पिलहर और लुधियाना, ये पिलहर और लुधियाना के बीच में मित्रों बस एक नदी बची थी जो उन्हें पार करनी थी। उन्हें पता था लुधियाना में भी हमारे साथी हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लुधियाना के मेजर को ऑलरेडी यहाँ जालंधर से गोरों ने टेलीग्राम पहुंचा दिया था। कारण क्या था? क्योंकि जालंधर वालों ने थोड़ी सी गड़बड़ी की और उन्होंने जल्दबाजी में टेलीग्राम की तारें नहीं काटी जो मीरत वालों ने काटी थी। इसलिए दिल्ली को संदेशा नहीं पहुंच सका था टेलीग्राम की वजह से, लेकिन यहाँ पे पहुंच गया। तो ये लुधियाने में मेजर ने, यूरोपियन पलटन थी, सिख पलटन थी, नाभा राजा ने तुरंत अपनी एक अतिरिक्त फौज वहाँ लुधियाने में भेज दी। और उन्होंने पहले काम क्या किया? पहला काम इसके ब्रिटिश आर्मी ने ये किया कि सबसे पहले वो सतलज नदी का पुल उड़ा दिया, जो नदी जालंधर और पिलहर को जोड़ती थी। अब जालंधर, पिलहर और लुधियाना, ये तीनों शहरों को जोड़ने वाला वो अकेला सतलज नदी के ऊपर का पुल था। और इसके बाद में पहले तो पुल उड़ा दिया और वहीं नदी के किनारे तट के पास ये इनकी जो ये संयुक्त फौज थी ना, सिख थे, नाभा के संस्थानिक के राजा के सैनिक थे और यूरोपियन थे, ये संयुक्त फौज अब हमारे राष्ट्रवीरों की प्रतीक्षा करने लगी। अब रात को हमारे वीरों को जब वहाँ नज़दीक गए तो पता चला कि भाई पुल तो टूट गया है। अब वो उस पुल के पीछे
कम से कम 6-7 किलोमीटर हमारे वीर पीछे आ गए। नदी से सटे हुए तट पे चलते चलते पीछे आ गए। अब हमारे वीर कहीं 2 कहीं 4 जैसी भी उनको नाव मिली उसके सहारे सतलज पार करने लगे। अब बहुत सारे नदी के बीच में थे। अब जस्ट सोच के देखो, सबको नदी पार करनी है, छोटी नावें हैं, कहीं 2 बैठे हैं, कहीं 4 बैठे हैं, कहीं 5 6 7 8 बैठे थे, लेकिन ज्यादा तो नहीं थे। तो ये तट पे भी हमारे राष्ट्रवीर है, वो तट पे राष्ट्रवीर है, ब्रिटिशों की संयुक्त सेना है आगे 5 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल पुल पुल के पास बैठे थे और बीच में भी बहुत सारे नदी क्रॉस कर रहे हैं। अब जैसे नदी वो पार कर रहे थे तो हलचल तो बढ़नी थी, और जैसे हलचल बढ़ी तो वो आगे जो थे ना 4-5 किलोमीटर आगे जो बैठे थे, वो अंग्रेजों का ध्यान इन राष्ट्रवीरों की ओर खींच गया। अब जैसे उन लोगों ने ये महसूस किया कि पीछे राष्ट्रवीर नदी पार कर रहे हैं, तो उन्होंने तोपों की उनकी बत्ती जलाना शुरू कर दिया। अब अंधेरा तो बिल्कुल घनघोर था। अब रात के 10 से ज्यादा बजे थे। तो उसके बाद में यूं हुआ कि तोपे तो उन्होंने तो चलाना शुरू कर दिया, लेकिन भाई साहब वो भी कंफ्यूज हो गए कि अब इसमें राष्ट्रवीर कौन है, हमारे नाभा के और सिख कौन है, बिकॉज दोनों तरफ सिख थे। हमारे भी राष्ट्रवीर कुछ जो साथीदार थे वो सिख ही थे। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपनी तोपें नदी में उतार दी। अब तट पर पहुंचे तो वीरों ने उन पर प्रति हल्ला शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ वीर तो नदी के उस पार भी गए थे ना, तो उन्होंने फिर उस पर हमला चालू कर दिया। दोनों में घनघोर लड़ाई शुरू हो गई। मित्रों, नदी के दोनों तट पर और नदी के बीच में अब सब जगह एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी शुरू हुई। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि भाई साहब आगे वाला कौन है। जो उसको लगा, अगर उसको लगा कि ये शत्रु का सैनिक है, वो गोली मार देता था। ऐसी अंधाधुंध गोलीबारी वहां पे चालू हो गई, अंग्रेज और सिख। अब थोड़ी देर के बाद भाई साहब ये दोनों चकरा गए। अब ये जो हड़बड़ी में तकरीबन बजे थे रात के 1। अब रात के 1 बजे थे, मेजर विलियम चिल्ला रहा था, सीना ठोक के चिल्ला था, वहीं सीने में उसके एक गोली चीर के निकल गई। विलियम रात के 1 बजे के बाद चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। तो उसका आवाज सुन के हमारे स्वतंत्र सैनिक बहुत सारे संख्या में वो एक बार फिर नजदीक आ गए। अंग्रेजों की सारी हलचल अब वो देख पा रहे थे। जैसे अंग्रेजी फौज उसके नजदीक आई, हमारे स्वातंत्र वीरों का एक कोई सूबेदार था, अनाम है हमारे में, है ना, नाम भी किसी को कोई मतलब ही नहीं है नाम से। जो हो रहा है ये हमारे भारत माता के लिए हो रहा है। तो ये सूबेदार का नाम हमें नहीं मालूम मित्रों, लेकिन वो स्वतंत्र वीरों का हमारा सूबेदार है। उसने इशारा किया, और जैसे उसने इशारा किया, हमारे वीर सिख अंग्रेजों पर टूट पड़े। दोनों बाजू सिख थे। ये बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है मित्रों। कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये अंग्रेजी इतिहासकार भी कई जगह कंफ्यूज हो गए। पूरा हड़कंप मच गया। जो भी तोपे उन्हें साथ लाई थी ना, ये सब तोपों के जितने भी गोलंदाज थे ये अंधेरे में भाग गए, और उनको भागते देख अंग्रेज और राष्ट्र प्रेम भूल चुके ये नाभा के राजा की नालायक जो फौज थी ना, वो भी भागने लगी। 4-5 घंटे का ये अद्भुत साहस का परिचय वहां सतलज के किनारे हमारे जलंधर और पिलहुर के सैनिकों ने वहां पे दिखाया। लुधियाने में निस्संदेह हमारे राष्ट्रवीरों का एक मुल्ला था, जो ऑलरेडी
लुधियाने में काम कर रहा था और ये मुल्ला पूरा दिन हमारे सैन्य के साथ था। अब मेरे 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 जैसे लोगों के लिए बड़ी विचित्र और अविश्वसनीय घटना है कि एक मुल्ला अथक परिश्रम करके हमारे राष्ट्रवीरों के साथ अगले पूरा 1.5 दिन उसने लुधियाना के हर गली कूचे में हमारे राष्ट्रवीरों के साथ उसने निकाला। देखते हैं कल क्या होता है। वंदे मातरम। और वैसे 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 एक एक 2 मिनट अभी मैं कर देता हूँ। 2 मिनट मैं एपिसोड का एंड करने वाला था, लेकिन मित्रों ये एक हमारे विकी जैन साहब है, ये व्हाट्सएप पे इसने एक प्रश्न भेजा था ट्रेन के बारे में। उन्होंने कहा था कि योगेश जी 1853 में मुंबई ठाणे वाली पहली तो ट्रेन थी, ये मालिक कौन था इसका? विकी जी बिल्कुल सही कहा आपने। 1853 में जो मुंबई ठाणे पहली ट्रेन चली थी, इनफैक्ट वो तारीख मैं आपको बता दूं, वो थी 16 अप्रैल 1853। हाँ, लेकिन ये भी आपको जोड़ दो कि पहले ही कलकत्ता में एक बहुत बड़े जमींदार थे और व्यापारी भी थे। उनका नाम उनकी उनकी कहते हैं खाने थी, उनकी कोयला और दूसरे जो ये है ना मेटल्स, उनकी खाने थी। उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। बहुत बड़ी हस्ती थी ये। ठाकुरों का ये टैगोर, ये नालायक ब्रिटिशों ने अंग्रेजी में लिखा है, तो हम अभी द्वारकानाथ ठाकुर ही कहेंगे। तो ये जमींदार द्वारकानाथ ठाकुर ने अपनी एक कंपनी बनाई थी, लेकिन 1 किलोमीटर का ट्रैक भी वो दुर्भाग्य से नहीं बना पाए, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारा पूरा ये जो रेलवे का ट्रैक है वो हिंदी काले के हाथ में जाए। विकी जी 1825 से 1845 ये जो 20 साल अगर आपने पकड़ लिया ना, तो पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया से लेके रशिया से लेके आप क्यूबा चले जाओ, इंग्लैंड फ्रांस तो थे ही, ये सभी जगह पे ट्रैक ऑलरेडी ये 20 साल में बन चुके थे। अब भारत में अंग्रेजों को मुंबई इतना महत्वपूर्ण क्यों था? वो सिर्फ महत्वपूर्ण इसके लिए था कि मुंबई से वो कपास और अफू या यूरोपियन कंट्रीज और चाइना को बेचते थे। मैंने आपको पहले ही एपिसोड में बता दिया है कि मुंबई में भाई पैसा जो आया है ना, ये पैसा सिर्फ अफू बेच के ही आया है। और वे बैक ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1608 में सूरत में निकली थी, उसके बाद में ये अफू का फायदेशीर धंधा इन्होंने ढूंढ लिया और यहाँ से फिर बम्बई से चाइना तक माल जाता था। क्योंकि चीन का बड़ा बाजार इस हमारे मुंबई के अफू का दीवाना हो गया था। इस मुंबई में सर्वप्रथम सामने आए हैं जीजी भाई जमशेद जी, एक पारसी। तो पारसियों का योगदान देखो 1845 में। और जीजी भाई जमशेद जी अफू नहीं बेचते थे, उनके कई कारोबार थे, बहुत बहुत बड़ी हस्ती थी मुंबई की। यही होना था जो ठाकुर द्वारकानाथ जी का हुआ, पारसी के हाथ में मुंबई। असंभव। जीजी भाई तो इंग्लैंड भी गए थे उसके लिए, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड में एक था चैपमन। अब ये चैपमन है, ये 2 बार इसने बैंकरप्सी वहाँ लंदन में जाहिर की थी, लेकिन गत 10-15 साल का इसको ये रेलवे ट्रैक का वगैरह अनुभव था। हाँ, तो उसकी एक कंपनी थी पेनिनसुला रेलवे कंपनी। तो इन लोगों ने जीजी भाई को रिजेक्ट किया और फिर पेनिनसुला रेलवे कंपनी को बुलाया और उसने बीड़ा उठाया। कहते हैं इस चैपमन को 1845 में जब ये ऑर्डर फाइनल हुआ, मुंबई ठाणे रेलवे का टेंडर इसके नाम खुल गया, तो लंदन मार्केट में
इसको कोई 2,500 पाउंड चाहिए था ये ट्रैक की इंस्पेक्शन, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह करने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। तो ये चैपमैन को 2,500 पाउंड भी उस वक्त कोई देने को तैयार नहीं था। फिर आगे राजा बीच में आ गया, हाँ ना करते करते 5% वार्षिक ब्याज पे, 5%, ध्यान रखो मित्रों, 5% वार्षिक ब्याज पे बैंकों ने और वहाँ के जो बड़े बड़े अमीर थे उन्होंने उसको पैसा लिया। तब जाके फिर वो 57 मिनट का ट्रैक पे ट्रेन चली है। जाते जाते एक तो जोड़ दूं भाई, मुंबई पुणे का जो ट्रैक का काम चल रहा था वो ट्रैक डाल रहे थे, तो बीच में आप सबको पता है लोनावला आता है, वो बीच में बड़ो पश्चिम घाटी आती है तो जब बोरघाट में काम चल रहा था तो हमारे राष्ट्रवीरों ने 2 अंग्रेजी इंजीनियर को मौत के घाट उतारा था नस्लवाद के तहत। फिर एक बार वंदे मातरम।